नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2024 के निबंध पेपर को देखते हैं। जो ऐसे का पेपर है वो आप देख भी सकते हो। ये पेपर टाइम होता है 3 घंटे का, अधिकतम अंक होते हैं 250 नंबर के और इसमें 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 4-4 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके एक एक क्वेश्चन पर ऐसे लिखना होता है और एक ऐसे 125 मार्क्स का होता है। ऐसे मिला के टोटल दोनों ऐसे 250 मार्क्स के हो जाते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कैसा रहा। और ये भी देख सकते हो कि कितने शब्दों में लिखना है, ये भी आपको ध्यान होगा। ये 1000 से 1200 शब्दों के अंदर लिखना है और ए और बी सेक्शन में बटा हुआ। और ये ए सेक्शन का हम देखते हैं। एक क्वेश्चन 125 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन करने हैं हमको, 2 ऐसे। तो अब देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद में आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कीवर्ड दे रखे हैं। सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास जो है जंगल, दूसरा है सभ्यता, तीसरा है रेगिस्तान। तो हम तीनों को देखते हैं, एक एक करके तीनों को देखते हैं। आइए अब देखते हैं। पहला दे रखा हमको जो जंगल, दूसरा देख रहा सभ्यता, तीसरा दे रखा रेगिस्तान। तो इनको एक एक करके देखते हैं। जंगल, अब जंगल के 2 मतलब हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जंगल के हम 2 मतलब देख सकते हैं फॉरेस्ट के। जो एक तो फॉरेस्ट ही होता है, दूसरा मतलब होता है जंगल का जो संसाधन से समृद्ध होता है, वो जंगल होता है। दूसरा शब्द दे रखा है हमको सभ्यता दोस्तों। इसके अंतर्गत है सभ्यता, एक तो मानव की उत्पत्ति से रिलेटेड, जब मानव की उत्पत्ति हुई वो सभ्यता, एक विकास की सभ्यता, एक अंधानुकरण की सभ्यता। ये 3 तरह की सभ्यता, तो इसके अर्थ भी 3 होते हैं। अब देखते हैं हम रेगिस्तान का मतलब अर्थ समझते हैं। तो रेगिस्तान के 2 मतलब हो सकते हैं दोस्तों। एक तो डेजर्ट ही होता है जो रेगिस्तान होता है, दूसरा संसाधनों का नष्ट हो जाना भी एक तरह से रेगिस्तान ही होता है। तो ये था इस टॉपिक का मतलब। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और बाद में उन और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो हम इसकी भूमिका हमको 3 पार्टों में लिखना होता है। इंट्रोडक्शन, आई, बी और सी। इस फॉर्मेट में हमको किसी भी क्वेश्चन को करना होता है। तो सबसे पहले हम आई को देखते हैं। जो आई है इसके अंतर्गत क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। तो हम इसके अंदर कोई डाटा से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कथन है, उद्धरण है, उससे हम इसको स्टार्ट कर दे सकते हैं। तो हम एक तो गांधी जी का ही कथन है कि पृथ्वी हर इंसान का पेट भर सकती है लेकिन किसी एक व्यक्ति का लालच पूरा नहीं कर सकती। इससे भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। या हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी पौराणिक कथाओं में जो तुलसी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इनसे भावनात्मक लगाव होता है और इनसे इनकी पूजा की जाती है। तो इससे भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा गाँव में कि हम तुलसी का नाइट में मतलब रात में जब तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो एक चुटकी बजा के और तब उसको पत्ता तोड़ते हैं। उसके इसी साथ में ये भी देख सकते हैं कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिस्टम, माया सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, ये तीनों सभ्यता, इनसे भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं। अगला देखते हैं हम अगला देखते हैं। अब हम इसको इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी डाटा हो, कोई भी हमारे पास पौराणिक कथा वगैरह हो, कोई कहानी काल्पनिक घटना बनाई हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, न्यू पॉलिसी हो कोई, और रिपोर्ट हो, जैसे यूएनओ की रिपोर्ट है, यूएनओ की एक रिपोर्ट है, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। UNCCD, इससे भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे और साथ में ऐसे भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे रेगिस्तान की बात करते हैं जो नॉर्थ साउथ मतलब वेस्ट नॉर्थ में आता है। इसके अंतर्गत जैसे रेगिस्तान में पहले सरस्वती रिवर बहा करती थी लेकिन आज रेगिस्तान हो गया है। आज इंदिरा गांधी नहर के द्वारा यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था की जाती है। तो ये इससे भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, इसके में मेन बॉडी देखते हैं हम इसके अंदर क्या लिखेंगे। पहले जंगल का महत्व बताएंगे, क्या क्या महत्व है। जैसे इसका एग्रीकल्चर में महत्व है, एग्रीकल्चर में महत्व है इसका।
दूसरा इसका रेजिडेंस में महत्व है, आवास वगैरह में। इसका उद्योगों में महत्व है, इंडस्ट्री वगैरह में जो लकड़ी वगैरह उनका महत्व है, जैसे एग्रीकल्चर में महत्व है, जंगल को काट के फिर ज़ूमिंग कृषि वगैरह की जाती हैं। रेजिडेंशियल आवास बनाए जाते हैं, झोंपड़ी वगैरह, और उद्योग वगैरह में इसका काम किया जाता है। अब इसका दूसरा पक्ष है मेन बॉडी का, वो है क्षरण। जंगलों का क्षरण हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, जैसे कृषि के कारण, एग्रीकल्चर के कारण जो सिंचाई है, एग्रीकल्चर है उसके कारण, ज़ूमिंग कृषि के कारण वनों को काटा जाता है, सफाई की जाती है, वो मतलब ऊँच लेवल पे काटा जाता है और कृषि की जाती है, ज़ूमिंग कृषि। इंडस्ट्री के लेवल पर और वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण के लेवल पर लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, खनन के लेवल पर, माइनिंग के लेवल पर आदि। इसकी दूसरा पक्ष है हमारा, तीसरा पक्ष है चुनौतियाँ। इनकी चुनौतियाँ क्या हैं, हमको चुनौतियाँ भी साथ में देखनी है। तो इसका तीसरा पक्ष है चुनौतियाँ, जैसे ओजोन परत, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, और सेम लवणीयता की समस्या है, ठीक, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी वगैरह प्राकृतिक आपदा, ये सब भी इसी में आ जाएंगे मेन बॉडी में। दूसरा हमारा अगला पॉइंट है इसमें, इसके अंतर्गत हमको क्या करना चाहिए और प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। तो अब अगला है हमारा प्रयास, सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब प्रयास को हम 3 लेवल पर देखेंगे, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर क्या किए जा रहे हैं, नेशनल लेवल पर क्या किए जा रहे हैं, और लोकल लेवल पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे हम देख सकते हैं UNFCCC की रिपोर्ट देख सकते हैं, UNCCD देख सकते हैं, साथ में बोन चैलेंज देख सकते हैं, ठीक है, साथ में GCF देख सकते हैं, और साथ में आपको ये भी ध्यान होगा जो इंटरनेशनल लेवल पे इसके अंतर्गत है कैंपा, CAMPA, कैंपा, जो 2005 में स्टार्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, और साथ में SDG भी देख सकते हैं, SDG इंडेक्स। अब हम देखते हैं नेशनल लेवल पर क्या क्या किया जा रहा है, इसको देखते हैं। तो नेशनल लेवल पर क्या क्या किया जा रहा है, इसको देखते हैं एक एक करके। नेशनल लेवल पर क्या क्या किया जा रहा है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी है, इसके अंतर्गत 1927 की फॉरेस्ट पॉलिसी है, 1980 की फॉरेस्ट पॉलिसी है, 2006 की फॉरेस्ट पॉलिसी है, 2016 की फॉरेस्ट पॉलिसी है, और CSR को देख सकते हैं, और न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी भी देख सकते हैं। ये सब इसके अंतर्गत देख सकते हैं। इसी के साथ ही हम चिपको आंदोलन, इसी के साथ ही हम चिपको आंदोलन, इसी के साथ ही हम अफीको आंदोलन, ओरण भूमि, कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट, जैविक कृषि, सस्टेनेबल यूज ऑफ एग्रीकल्चर, नवाचार और सिंचाई की पद्धतियाँ देख सकते हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं स्थानीय लेवल पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे लोगों को जागरूकता बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना, पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना आदि। अब हम इसका कंक्लूजन पार्ट पे जाते हैं। कंक्लूजन कैसे करेंगे हम I, B और C। तो C वाले पार्ट पे चलते हैं। C वाले पार्ट में हम निष्कर्ष कैसे देंगे, जैसे जिस प्रकार मनुष्य के अपना विकास कर रहा है, जिस प्रकार मनुष्य अपना विकास कर रहा है, जिसका आधार प्रकृति है, उसके बाद विकास होगा। जैसे मियावाकी पद्धति है, आपको पता मियावाकी पद्धति एक जापान के वैज्ञानिक उसके नाम पर रखा गया है, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे सकते हैं, DRDO का एग्जाम्पल दे सकते हैं, एनवायरनमेंट का, सोसाइटी का, समुदाय, जनजाति वगैरह फॉरेस्ट को बचाने में कितनी भूमिका निभा रही है, इनके बारे में हम इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं और निष्कर्ष को कंक्लूड कर सकते हैं। अब अगला हम निबंध देखते हैं, ये है भविष्य के साम्राज्य। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। तो पहले हम देखते हैं भविष्य, फिर साम्राज्य, फिर मस्तिष्क। ये हमारे पास 3 कीवर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो इनको देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम भविष्य के साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। तो ये है एक तो फ्यूचर, एक एम्पायर और एक माइंड।
तो ये दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि विंस्टन चर्चिल का ये स्टेटमेंट है और इसके अंतर्गत भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। जैसे 1957 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। एक टाइमलाइन समझना दोस्तों। और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939। और रसिया और यूक्रेन युद्ध और इजराइल और फ़लस्तीन युद्ध, और सपोज़ कर लो 2040 में कोई युद्ध होने वाला। तो इनकी टाइमलाइन को समझना, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम इस ऐसे की थीम को समझेंगे एक को। अब सबसे पहले ये देखो, प्लासी के युद्ध में लाठी, पत्थर और कुछ पाउडर वगैरह, बारूद वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तब थोड़ी टेक्नोलॉजी आई है, थोड़े हथियार वगैरह यूज़ किए गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता है कि यूएसए ने ना जो हिरोशिमा और नागासाकी पर इतना भयंकर वो किया है, जो तबाही मचा दी वहाँ पर, आज भी लोग उसकी विध्वंसता झेल रहे हैं। साथ में अब हम ये भी देखते हैं, रसिया यूक्रेन का युद्ध जो 2022 फरवरी में स्टार्ट हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध देखते हैं, और 2040 में कोई युद्ध हो सकता है, ऐसी कल्पना करते हैं। तो 1957 में जो प्लासी का युद्ध हुआ और 2000 ये इजराइल फ़लस्तीन का युद्ध हो रहा, उस टाइम पे लाठी, पत्थर, बारूद वगैरह का इस्तेमाल होता था। आज मिसाइल, ड्रोन और क्रूज सिस्टम, ये ऐसी बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी, जैविक हथियार, केमिकल वेपन्स, इनका यूज़ हो रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन आ गया है, इसमें भी रोबोटिक्स का यूज़ हो रहा है। आने वाले समय में और भी हो सकता है कोई अलग यूज़ हो। तो ऐसे ये सिचुएशन को समझना है। अब देखते हैं अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं साम्राज्य क्या-क्या हो सकता है। इंट्रोडक्शन में हम पहले इसको देखते हैं कि इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमारा पार्ट है आईवीसी, तो आईवीसी में हम आई को इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो इसके अंतर्गत कोई रिपोर्ट लिख सकते हैं, कोई इनोवेशन इंडेक्स लिख सकते हैं, कोई कहानी कल्पना बना सकते हैं, काल्पनिक कहानी, या कोई और भी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटर, बिग डाटा, कोडिंग, डिकोडिंग, ये ऐसी कोई रिपोर्ट दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इसके देखते हैं साम्राज्य क्या-क्या हो सकते हैं। साम्राज्य, हमारा ये टॉपिक है साम्राज्य क्या-क्या हो सकते हैं, मेन बॉडी के अंतर्गत, ठीक है। अब साम्राज्य क्या-क्या हो सकते हैं, तो आपको ये व्यतीत होगा कि देख, गवर्नेंस का कोई साम्राज्य हो सकता है, ठीक है। गवर्नेंस में जैसे बायोमेट्रिक्स हो गया, ठीक है, ब्रेन मैपिंग हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ये सब साम्राज्य है, एक तरह से गवर्नेंस का साम्राज्य है। दूसरा हो गया डिफेंस का साम्राज्य, जैसा हमने बोल दिया डिफेंस का साम्राज्य है। दूसरा मेडिकल का साम्राज्य है। तीसरा एजुकेशन का साम्राज्य है। ऐसे स्पेस का साम्राज्य है, ठीक है। ऐसे ही अंतरिक्ष में ज़मीनी स्तर से लेके ऐसे ही इकोनॉमी और इंडस्ट्री का साम्राज्य है। साथ में ऐसे ही हम एग्रीकल्चर का साम्राज्य है, ट्रांसपोर्टेशन का साम्राज्य है, ये टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन का साम्राज्य है, सर्विस सेक्टर का साम्राज्य है, आदि इन साम्राज्यों के बारे में बात कर सकते हैं। अब इनका रोल क्या होगा ये देखते हैं। इनका रोल क्या होगा ये देखते हैं। अब रोल देखते हैं। जैसे रोबोटिक्स का क्या रोल होगा, ठीक है, मशीन लर्निंग का क्या रोल होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होगा, और क्लाउड कंप्यूटर का क्या रोल होगा, सुपर कंप्यूटर का, मॉलिक्यूलर कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का, ये सब इनका रोल डिफाइन करेंगे। आगे हम देखते हैं और क्या देख सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इनको ठीक करने के लिए भारत सरकार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास देखेंगे, प्रयास देखते हैं। तो इनोवेशन के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में बजट में क्या क्या दिया गया है, जैसे वाइब्रेंट विलेज योजना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या किया जा रहा है, जैसे अटल टिंकरिंग लैब का नाम सुना होगा आपने, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम में बदलाव किए जा रहे हैं। सागर मिशन लॉन्च किया गया है। समर्थ प्रिया प्रोग्राम चलाया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पहले बार्टर सिस्टम था, बिटकॉइन सिस्टम हो गया। तो ऐसे ये डेवलप होता जा रहा है। तो ये है कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। तो पहले
बाटर सिस्टम था, आज बिटकॉइन टेक्नोलॉजी हो रही है। तो ये भविष्य के साम्राज्य, मस्तिष्क का साम्राज्य को डिफाइन कर रहा है। इसी के साथ में हम अब इसको कंक्लूजन पार्ट पे जाते हैं। कंक्लूजन को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? तो युद्ध का युग नहीं है, ये विज्ञान का युग है। यह कुछ कुछ समय पहले प्रधानमंत्री के द्वारा ये बोला गया था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, ये विज्ञान का युग है। जैसे तुलना कर सकते हैं हम भारत की जापान के साथ में, स्विट्जरलैंड के साथ में, इजराइल, स्वीडन, सिंगापुर आदि के साथ में। किस किस मैटर पे कर सकते हैं? जैसे लैंड पे और पॉपुलेशन पे, इन दो क्षेत्रों पर हम भारत की तुलना कर सकते हैं। और भारत को ये भी बोल सकते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने में और 2047 तक विकसित होने में इसके कदम महत्वपूर्ण होंगे। अब अगला हमारा इसका टॉपिक को देखते हैं जो ऐसे का है, वो है प्रसन्नता कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। प्रसन्नता कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। मतलब जो खुशी है वो खुशी कोई मार्ग नहीं है, खुशी खुद अपना आप में मार्ग है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। पहले हम ये देख सकते हैं प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता, प्रसन्नता ही मार्ग है खुद। मतलब प्रसन्नता ही खुद एक एंड पॉइंट है, डेस्टिनेशन है एक तरह से। तो हम इसके अंतर्गत अब हम देखते हैं कि इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। इसका भी स्टार्ट करने का दोस्तों हमारा 3 ही तरीका होगा, जैसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत देखते हैं हम इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम कोई रिपोर्ट से, कोई डेटा से, कोई कहानी से, काल्पनिक कहानी वगैरह से इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ जो जापान की रिपोर्ट है। यामागाटा प्रांत में असने के लिए कानून बनाया गया था और हर महीने 8 तारीख को लाफ्टर डे मनाया जाता है, क्योंकि कोविड-19 के बाद वहाँ पे लोग अवसाद और तनाव में ज़्यादा आने लग गए, तो वहाँ की सरकार ने ये कदम उठाए गए हैं। ऐसे ही ड्यू और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, जैसे म्यूजिक आर्ट स्टार्ट किया गया है, पेंटिंग आर्ट स्टार्ट किया गया। तो ये भूटान देश है, वो भूटान है जो हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है कि हम जीडीपी को कम महत्व देते हैं, हम हैप्पीनेस इंडेक्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। गौतम बुद्ध और गांधी जी का, जैसे हम सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण ले सकते हैं, इससे भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने बोला था कि हंसी के बिना गुजारा गया दिन वो एक सबसे बर्बाद दिन माना जाएगा। ये चार्ली चैपलिन के द्वारा बोला गया था। और प्रसन्नता खुशी है और संतुष्टि, मतलब किसी चीज़ से संतुष्ट होना है एक तरह से। अब हम देखते हैं इसके मेन बॉडी में हम लिख सकते हैं इनको। आपको ये ध्यान होगा कि जैसे जापान की कोई रिपोर्ट है तो उनमें जैसे यामागाटा प्रांत में हंसने के लिए कानून बनाया गया, हर महीने 8 तारीख को लाफ्टर डे मनाया जाता है। साथ ही कोटा में आपको पता है, जो कोटा शिक्षा का हब माना जाता है, कोटा जो शिक्षा का हब माना जाता है, वहाँ पे हर महीने कोई न कोई सुसाइड या कुछ घटनाएं घटती हैं या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। और भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, उसमें ये भी बताया गया है कि हर 8 मिनट में आत्महत्या की कोशिश करते हैं एक व्यक्ति। हर 8 मिनट में एक पर्सन आत्महत्या करता है या आत्महत्या की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं और इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है वो है प्रसन्नता। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। ये है प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होगा। जो प्रश्न डाउटर है वो ही ट्रू मैन ऑफ साइंस, सच्चा सिपाही होगा। मतलब जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वही विज्ञान का सच्चा सिपाही होगा, ये पूछा गया है। तो प्रश्न पूछने वाला स्वयं से प्रश्न पूछ सकता है या फिर किसी दूसरे पर्सन से प्रश्न पूछ सकता है। जो स्वयं है नया करने वाला, जो डाउट करता है वो कुछ नया करता है। और जो विज्ञान है वो नया प्रयोग है। ठीक है, विज्ञान के नए प्रयोग। अब और सच्चा सिपाही जो, जैसे हम ये देख सकते हैं, न्यूटन का प्रयोग ले सकते हैं। न्यूटन ने सेब गिरा, क्यों गिरा उसके ऊपर रिसर्च किया। जैसे मिसाइल मैन है, आकाश में उड़ सकते हैं, ये है। अब स्वयं
स्वयं से क्वेश्चन पूछना या दूसरे से क्वेश्चन पूछना। जब दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सुकरात का कहाँ वो आ जाता है। जैसे सुकरात ने बोला था, बिना जांचा गया जीवन जीने लायक नहीं होता, जांचा गया जीवन ही जीने लायक होता है। तो ये सुकरात का कथन था। अब इसी के साथ में हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। जैसे वास्को डी गामा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में एम विश्वेश्वरैया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये बायोलॉजी के क्षेत्र में ब्लड फ्लो क्यों करता है उसका एग्जांपल ले सकते हैं। आग का आविष्कार कैसे हुआ इसका आविष्कार ले एग्जांपल ले सकते हैं। गैलीलियो ने बोला था कि पृथ्वी घूमती है, कोपरनिकस ने भी कुछ इस पे बोला था, और मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला जन इजाद किया था, ये भी देख सकते हैं। स्वामीनाथन ने एमएसपी बढ़ाने के लिए जोर दिया है, ये भी देख सकते हैं। गांधी जी के बारे में देख सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल लेके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अच्छे से। और क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसे हम एक एग्जांपल देता हूँ मैं। प्रमोद करण सेठी ने, जो विकलांग है, एआई के पैरों से खड़ा हुआ और कुछ काम करने की कोशिश की, मलेरिया का टीका इजाद किया है। कोविड-19 टीके को ले सकते हैं। जैसे वायरस बीमारी हैं, डीआरडीओ, इसरो और नासा के द्वारा कुछ इजाद किया गया है। पहिया क्यों घूमता है, जैसे ये सब है प्रश्न पूछने वाला है विज्ञान का सच्चा सिपाही। जैसे हम पहिए से लेके पवन चक्की तक के सफ़र को तय करते हैं। जैसे हम आदि मानव से लेके अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष स्पेस तक के सफ़र को तय करते हैं। तो ये सब इसमें मेन बॉडी में लिख सकते हैं। अब हम इसका कंक्लूजन पार्ट पे जाते हैं। कंक्लूजन पार्ट में है, केवल एक जगह आकर रुक जाने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, हमेशा प्रश्न किया है। इसलिए पहिए से पवन चक्की तक का सफ़र, अंतरिक्ष तक का सफ़र तय किया गया है। मतलब अगर इंसान एक जगह पर आकर रुक जाता तो ये प्रवृत्ति, ये विकास नहीं होता और ये आविष्कार नहीं होते। लेकिन मनुष्य एक जगह पर आकर रुका नहीं है, वो अपनी आविष्कार को, अपनी हर चीज़ को आगे बढ़ाता गया। जैसे बल्ब का आविष्कार किया उन्होंने, कोई 10,000 बार प्रैक्टिकल किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असफल हुआ। वो सफल हुआ, उसने ये देखा कि भाई ये जितने भी मैंने प्रयास किए, ये जितने असफल हुए वो असफल नहीं है। वो उसकी सफलता है कि भाई इन चीज़ों से बल्ब जलेगा नहीं, तो ये उनकी सफलता है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, जो सेक्शन बी है, इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके अंतर्गत है, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। अब सोशल मीडिया एक तो सबसे पहले, फिर है युवा, दूसरा, तीसरा शब्द है, तीसरा कीवर्ड है छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि मैंने कोई स्टेटस लगाई, आपने कोई स्टेटस लगाया, आपके साथ वाला कोई इंसान है, वो उस स्टेटस को देख रहा, आप कहीं पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, तो आपने स्टेटस लगाया कि विद माय फ्रेंड्स मैं पार्टी में एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो सोच रहा है यार ये तो पार्टी में एंजॉय कर रहा है, मैं लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहा हूँ। कभी दूसरे दिन आपने ये लगाया कि मैं गोवा में दोस्तों के साथ ट्रिप कर रहा हूँ, तो वो सामने वाला इंसान सोचेगा कि यार ये तो गोवा में ट्रिप कर रहा है, मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो वो अवसाद में आता जा रहा है। जैसे दूसरे दिन, अगले दिन आप लगाओगे, फेसबुक पे पोस्ट डालोगे कि मैंने मर्सिडीज़ खरीदी, तो वो आपने फेसबुक पे पोस्ट किया, उसने देखा अरे यार ये तो मर्सिडीज़ खरीद ली और मैं तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो वो एक अकेलापन का डर महसूस कर रहा है, और जो पीछे छूट जाने का डर है ना, वो ऐसे पीछे छूट जाने का डर महसूस हो रहा है, उसको पैदा कर रहा है ये सोशल मीडिया। जैसे मर्सिडीज़ का उसने स्टेटस डाला, अपने साथ वाले ने देखा उसको, और साथ वाला सोच रहा अरे यार ये तो मर्सिडीज़ लिया है, मैं तो अभी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो ये एक पीछे छूट जाने का डर पैदा कर रहा है और अवसाद और अकेलापन को बढ़ा रहा है। अब हम इसको इंट्रोडक्शन कैसे, कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग के द्वारा हम इसको इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट, जैसे औसत स्क्रीन टाइम 6 घंटे का है, ऐसे कोई रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि हर इंडियंस का एक, मतलब 24 घंटे में से 6 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताने का टाइम होता है। जैसे एक हिंदी साहित्य का एक कथन है कि भीड़ में अकेला रहना। जैसा आपने बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों में देखा होगा, जैसे दिल्ली में देखा होगा, कभी कभी मेट्रो में जाते हैं तो उसमें इतनी भीड़ रहती है, पर हर इंसान अपने मोबाइल में अपने अकेलेपन, अकेली बाहर की दुनिया में
खोए रहते हैं। सोशल मीडिया में अलग से अपनी दुनिया बनाते हैं, वहाँ पे अलग से फ्रेंड बनाते हैं, वहाँ पे अलग से अपना फ्रेंड सर्किल बनाते हैं, तो ऐसे उसमें खोए रहते हैं। अब हम देखते हैं मेन बॉडी में क्या लिखेंगे हम। मेन बॉडी में हम लिखेंगे फैन्स फॉलोइंग। जैसे कभी आपने देखा हो फैन फॉलोइंग, जैसे आपने कभी किसी को देखा होगा, किसी ने कोई स्टेटस लगाया या फिर किसी ने कोई पोस्ट डाली, तो उसकी तो यार इतनी फैन फॉलोइंग, उसकी तो 10,000 फैन फॉलोइंग है, उसकी तो 50,000 फैन फॉलोइंग है, मेरे तो 5,000 ही नहीं है। तो ये एक पीछे छूट जाने का डर पैदा कर रहा है। जैसे दूसरों से तुलना करने से स्वयं को पीछे छूटने का डर रहता है, भीड़ में अकेला रहने का डर पैदा करता है। क्यों उपयोग में, जैसे आपने देखा होगा कई प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, जैसे स्विगी आ गया, जैसे घर पे खाना पहुँचा देता है। डील शेयर आ गया है, जो घर पे परचूनी का सामान जैसे राशन पानी पहुँचा देता है। तो ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म, जैसे एजुकेशन का प्लेटफ़ॉर्म आ गया, हेल्थ का प्लेटफ़ॉर्म आ गया। तो ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं जो हमको सोशल मीडिया से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमको ये भी देखना है कि हम सोशल मीडिया, शादी से लेके शिक्षा तक सब कुछ सोशल मीडिया पर उपलब्ध है आज। तो ये हमें कुछ को पीछे छूट जाने का डर पैदा करता है, किसी को अकेलेपन, अवसाद का डर पैदा करता है। तो ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ देते हैं। तो हमको इसको दोनों सेंस में लिखना, हमें ये पॉजिटिव भी देते हैं और ये हमें नेगेटिव देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से, दोनों डायमेंशन में लिखना रहता है हमको। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष हमें हमेशा पॉजिटिव लिखना है, ठीक है, और फ्यूचरिस्टिक में लिखना है। जैसे हमको सोशल मीडिया से जो अवसाद पैदा हो रही है, अकेलापन पैदा हो रहा है, उसके लिए क्या करना है? योग को बढ़ावा देना है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे करना है। जैसे दुलार का माध्यम बन गया है मोबाइल, उनको दूर करना है। जैसे छोटे बच्चों को आजकल क्या होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बस खिलौना मत दो, मोबाइल दे दो, वो अपना आप खेलते रहेंगे, तो वो दुलार का साधन बन गया है। तो उसको दूर करना है कैसे भी करके, उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाना। तो ये सब निष्कर्ष में हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। अब अगला हमारा है, ये है लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। अब इसको हम देखते हैं। ये है लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उससे शक्ति प्रदान करके देखिए। तो हमें इसमें तीन कीवर्ड दिख रहे हैं। एक तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ, एक व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण, और एक उसे शक्ति प्रदान करना। अगर हमको किसी व्यक्ति का प्रतिकूल परिस्थिति में किसी व्यक्ति का चरित्र का परीक्षण करना, तो उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। तो अब हम देखते हैं, जैसे परिस्थितियाँ कौन सी हो सकती है? इकोनॉमिकल परिस्थिति हो सकती है, फिजिकल परिस्थिति हो सकती है, सोशल हो सकती है, एनवायरमेंटल हो सकती है, साथ में हिस्टोरिकल हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल हो सकती हैं। ये सब परिस्थितियाँ हो सकती हैं। अब हम इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखते हैं। हमारा जो IBC, तो हमें इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना उसको देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई काल्पनिक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं भीमराव अम्बेडकर का, BR अम्बेडकर सर का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी ना, तब भी वो पढ़े और उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, जबकि उन्होंने अपनी शक्ति को बहुत अच्छे से लोगों को सशक्त बनाने में उनको उपयोग किया। जैसे भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई की, उन्होंने कई कठिन परिस्थितियाँ झेली, वो एक निम्न जाति के थे, उसके बावजूद उन्होंने आज समाज में वो एक अपनी प्रतिष्ठा और अपनी एक छाप छोड़ के गए हैं। वो आज भी याद किए जाते हैं, जैसे संविधान के निर्माताओं के रूप में माने जाते हैं, संविधान बनाया है। तो हम भीमराव अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं। आतंक जैसे कोई भी, हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि IAS अधिकारी वगैरह, जैसे पूजा खेड़कर का एक उदाहरण तो आप सभी ने सुना होगा। तो ये तो इसको तुरंत ही भाई ट्रेनिंग में थी तब भी इसको तो मतलब पावर और बड़े बंगले, कार वगैरह ये सब चाहिए। इसी के साथ में एक जितेंद्र कुमार सोनी थे, वो उन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली है। वो इतने अच्छे सिविल सर्वेंट थे। राजा महाराजाओं में भी देख सकते हैं, जैसे महाराणा प्रताप को ले सकते हैं, जैसे USA अमेरिका को देख सकते हैं हम। जैसे ही उसको पावर मिली, उसने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा दिया, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। तो ये सब पावर, जैसे ही पावर देके देखते हैं तब पता चलता है उसके चरित्र का कि चरित्र कैसा है उसका। और अब हम इसको निष्कर्ष को देखते हैं।
हम इसमें मेन बॉडी में ये भी देख सकते हैं, जैसे आपने कभी भी अपने पॉलिटिक्स में देख ले हो, पॉलिटिकल नेताओं को देख सकते हो आप। जैसे किसी के पास किसी पर आतंक मतलब कहें किसी पर मतलब आत्महत्या का केस लगा हुआ है, मतलब मर्डर का केस लगा हुआ है, किसी पे रेप का केस लगा हुआ है, किसी पे किसी और चीज़ का मतलब केस लगा हुआ है, किसी पर एक्सीडेंट का केस लगा हुआ, और ये पॉलिटिकल नेता बनने के बाद भी लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है हमारे संसद वगैरह की। अब हम इसको निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में हम अम्बेडकर को भी ले सकते हैं, कलाम एपीजे अब्दुल कलाम सर को भी ले सकते हैं। जैसे अखबार बेचने वाला अपने अखबारों में छा गया, ये भी हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अखबार बेचने वाला अपने अखबारों में छा गया। तो ये है ना कि एक अखबार बेचने वाला पूरे अखबार में खुद ही छा गया, फिर बाद में मिसाइल मैन बन के। तो ऐसे भी हम इसको निष्कर्ष कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं 7वां नंबर का। वो व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। जैसे कोई भी जो विचार होता है ना, व्यापक परिणाम पैदा करता है ना, वो सभी हमेशा साधारण ही होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने सभी ने देखा होगा उबेर और ओला, ठीक है? उबेर और ओला आपने सभी ने देखा होगा, ओयो वगैरह, उबेर वगैरह, ओलो वगैरह, ठीक है? तो आपने सभी ने ये देखा होगा। एक बार क्या होता है ना कि इनके मालिक है ना, वो कहीं मीटिंग से बाहर आते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं किसी का, टैक्सी वगैरह का इंतज़ार करते हैं, तो उनको टैक्सी नहीं मिलती बहुत बहुत देर के बाद में। तो उन्होंने एक विचार आया कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ एक ऐप बनाऊँ, जिससे मैं सभी लोगों को मतलब एक ऐसा ऐप बनाऊँ जिससे सभी लोग उस टैक्सी को अफ़ोर्ड कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। तो उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया, ऐसा दिमाग में एक छोटा-सा साधारण विचार आया, और वो एक ह्यूज लेवल पर वो चेंजमेंट हो गया। आज भारत में सबसे बड़ी मतलब बहुत बड़ी कंपनी बनकर उभरी है। जैसे उबेर हो गया, स्विगी वगैरह हो गया, ये फूड वगैरह के लिए। तो ये ऐसी कंपनियाँ आई, इन्होंने ये विचार केवल साधारण थे, पर इसके जो व्यापक परिणाम हुए ना, वो आपके सामने आप देख सकते हो उनको। अब इसी के साथ में हम देख सकते हैं सभी विचार साधारण होते हैं। जैसे विचार कोई भी हो सकता है, जैसे न्याय का विचार हो सकता है, स्वतंत्रता का विचार हो सकता है, समानता का विचार हो सकता है, बंधुत्व का विचार हो सकता है, शारीरिक सशक्ति प्रतिकीकरण का विचार हो सकता है। तो ये सब विचार हो सकते हैं। जैसे न्याय का, लोकतंत्र का, आडंबर और हीन समाज की स्थापना करना, अहिंसा, परम धर्मो, वसुधैव कुटुंबकम का विचार हो सकता है। ऐसा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये विचार हो सकता है। तो ये सब लिख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंट्रो में क्या लिख सकते हैं। जैसे उबेर और उबेर या स्विगी का हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है? अब तो इस तरह से हम इनको स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम इनको कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला हमारा, गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। जैसे हम मानते हैं कि गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। जैसे हमने कोई काम किया ही नहीं, तो वो कीमत से कम है जब गलत हो जाता है वो काम। जैसे मैंने एक आंसर लिखना स्टार्ट किया है और एक दूसरा बंदा उसने लिखा ही नहीं, मैंने लिखा तो सही, अगर मेरा गलत है वो ठीक है, पर मैंने लिखा तो सही, पर उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो जो गलत हुआ उसकी कीमत कम है, पर जिसने लिखा नहीं उसकी कीमत ज़्यादा है। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे चंद्रयान मिशन है, हमारे एक बार असफल हो गया है, उपलब्धि नहीं मिली, पर लेकिन हमने किया तो सही ना। तो गलत होने की कीमत कुछ नहीं करने की कीमत से कम है। गलत हुआ पर हमको उससे एक प्रेरणा तो मिली ना, हाँ इस वजह से नहीं हुआ। जैसे बल्ब का आविष्कार किया, कई बार किया है, कई बार सफल हुआ, तो उसको ये पता चला ना कि इस चीज़ से ये बल्ब जलेगा नहीं, इससे नहीं जलेगा, इससे नहीं जलेगा। तो उसने जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट किया है, उन एक्सपेरिमेंटों में उसको ये पता चला कि इस चीज़ से ये बल्ब जलेगा नहीं, तो वो असफल नहीं हुआ, वो सफल हुआ है। उसको ये पता चला कि भाई इन चीज़ों से ये जलेगा नहीं, तो वो असफल नहीं हुआ, वो सफल हुआ है। तो ये चीज़ को हमको देखना होगा। साथ में हम जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मैं आप ही देख आप आपका उदाहरण ले सकते हो या कोई किसी का भी उदाहरण ले सकते हो। दो स्टूडेंट हैं जो गाँव से आए हैं, गाँव के हैं। वो दोनों साथ क्लासमेट थे। वो 12th कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए और फिर आईएएस की तैयारी, एक आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया और दूसरा आईएएस की तैयारी करने की, यार ये तो बहुत बड़ी कठिन एग्ज़ाम है, ये होगी नहीं, वो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा।
तो वो आया ही नहीं, तो उससे बेहतर तो वो है ना जो आईएएस बना नहीं, लेकिन उस तैयारी करने तो आया, उसने समाज में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ चेंज हुआ उसका, पर लेकिन उसने जिसने कुछ किया ही नहीं, उससे तो कम ही है ना। तो ये सब देखनी पड़ती हैं। अब हम इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, अब हम इस पार्ट को देखते हैं IVC। तो हम इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, जैसे वैज्ञानिकों ने बल्ब का आविष्कार के लिए हजारों तरीके अपनाए, और एथलेटिक्स वगैरह वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं हम। कई एथलेटिक्स वगैरह कई बार असफल हुए, उसके बाद में सफल हुए। पर्वतारोही को ले सकते हैं, बिजनेसमैन को ले सकते हैं, क्रांतिकारियों को ले सकते हैं। स्पेस में DRDO वगैरह, इसरो वगैरह का, और साइंस के एग्जांपल बहुत बार गलत हुए, फॉर्मूले गलत हुए, पर उनका एक्सपेरिमेंट किया। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को देख सकते हैं हम। अब लास्ट में हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको दोस्तों, वो है हम इंट्रो में क्या क्या लिख सकते हैं, ये दिखाता हूँ। इंट्रो, जैसे इंट्रो में हम लिख सकते हैं, कोई भी डेटा लिख सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हैं, और कोई भी स्टोरी, काल्पनिक स्टोरी हो, कैसी भी स्टोरी हो, उसको स्टोरी बना के हम लिख सकते हैं। साथ में हम मेन बॉडी में क्या क्या लिख सकते हैं, इसके हम 3 पार्ट लिख सकते हैं। मेन बॉडी में 3 पार्ट कर सकते हैं, जैसे इफ़ेक्ट क्या है, इसके प्रयास क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, हम इसको यहाँ पर अलग से बनाते हैं। मेन बॉडी में क्या क्या लिख सकते हैं, इसको अलग से करते हैं। प्रभाव क्या है, प्रयास क्या है, और चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है, तो प्रयास क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सरकार के स्तर पर प्रयास, स्थानीय लेवल पर प्रयास, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय लेवल पर, संस्थागत स्तर पर क्या प्रयास है, कानूनी स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। साथ में प्रभाव क्या है, स्थानीय स्तर पर क्या प्रभाव है, व्यवसाय स्तर पर क्या प्रभाव है, पर्यावरण के स्तर पर क्या प्रभाव है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव है, युवाओं पर क्या प्रभाव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव है, समाज पर क्या प्रभाव है, साथ ही स्थानीय लेवल पर क्या प्रभाव है। ये सब प्रभाव को भी देख सकते हैं। साथ ही चुनौतियाँ क्या हैं, तो हम चुनौतियों को भी दे सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस में जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं, पर्यावरण के लेवल पर चुनौतियाँ हैं, शिक्षा के लेवल पर चुनौतियाँ हैं, युवाओं के लेवल पर चुनौतियाँ हैं, अर्थव्यवस्था के लेवल पर चुनौतियाँ हैं, समाज के लेवल पर चुनौतियाँ हैं, कृषि के लेवल पर चुनौतियाँ, विकास के लेवल पर चुनौतियाँ। तो ये सब देख सकते हैं। साथ ही निष्कर्ष में हमको हमेशा अच्छे और पॉजिटिव एंडिंग करनी है निष्कर्ष में। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा एसे का 2024 का एसे का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी और बेनिफिशियल वीडियो को देख के अपनी रणनीति को बदलेंगे, और आने वाले समय में अपनी प्रिपरेशन को और अपनी जो सफलता है उसको हासिल करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।